हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करते हैं जीरोज एंड सिंगुलरिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो स्टूडेंट, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, सबसे पहली बात है ये एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक फंक्शन होगा, इसी से हम जीरोज और इसकी सिंगुलरिटीज फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, लगभग हर बार ये क्वेश्चन इससे आता है। तो स्टूडेंट, इसको बहुत इंटरेस्टेड, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे कि हर पॉइंट इसका क्लियर होता चला जाए एक ही बार में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सिंगुलरिटीज एंड जीरोज, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं जीरोज एंड सिंगुलरिटीज of an analytic function ये टॉपिक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम जीरोज पर बात करते हैं स्टूडेंट। तो जीरोज के हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे सिंगुलरिटीज पर। सबसे पहले जीरो देखते हैं स्टूडेंट, जीरो क्या होता है। जीरोज, एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। मान लिया एक एफ जेड हमारा फंक्शन है। एफ जेड इक्वल टू हमने यहां पर लिखा, मान लिया स्टूडेंट z-1, z-3 और मान लिया z-4। मान लिया ये फंक्शन है स्टूडेंट। पहले हम बात करते हैं जीरोज पर। इसमें अगर हम एफ जेड को 0 के बराबर पुट करें, तो स्टूडेंट 0 के बराबर जब हम रखेंगे तो z की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। सॉल्व करते हैं वैल्यूज क्या आती। तो स्टूडेंट यहाँ पर एफ जेड की जो वैल्यू है स्टूडेंट z-1 और यहाँ पर z-3 और यहाँ पर z-4, 0 के बराबर पुट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो z की वैल्यू निकल के आती है 1, 3 और 4, ये वैल्यूज आई। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये वैल्यूज आई हैं, इन्हीं वैल्यूज को कहते हैं जीरोज ऑफ एफ जेड। ये एफ जेड के जीरो है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि वो जेड की वो वैल्यूज जो एफ जेड को जीरो कर दे, जेड की वो वैल्यूज जो एफ जेड को जीरो कर दे, एफ जेड के जीरोज बोले जाते हैं। तो स्टूडेंट ये जीरोज जो शब्द है, ये जीरो जो यहाँ पर वर्ड है, ये स्टूडेंट ये नया नहीं है, ये हम रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। यानी कि जो भी हम रियल एनालिसिस में स्टूडेंट पढ़ते हैं, वही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने रियल एनालिसिस में पढ़ी, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ी। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन स्टूडेंट हमने रियल एनालिसिस में पढ़ी, तो इसको कॉम्प्लेक्स में ही पढ़ा। और डिफरेंशिएबिलिटी का जनरल फॉर्म आगे हमने इसे एनालिटिक फंक्शन भी पढ़ा। कोई भी डेफिनेशन स्टूडेंट अगर हम रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जरूर पढ़ते हैं। तो वहां पर स्टूडेंट जैसे रियल एनालिसिस में यहाँ पर कोई फंक्शन है हमारा f(x), ये रियल की बात कर रहे हैं। वो मान लिया यहाँ पर लिखा है x-1, x-2 और ये कहा जाए इस फंक्शन के जीरोज बताने, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 और 2, यानी x इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं स्टूडेंट, तो भी यहाँ पर f(x) का आंसर 0 आता है, यानी f1 0 आ जाएगा। और अगर हम इसमें 2 रख देते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी 2 - 2 0 और यहाँ पर भी आंसर 0 हो जाता है। तो यानी कि जो ये वैल्यूज हैं 1 और 2, ये इस फंक्शन की जीरोज है। ये रियल एनालिसिस की बात करते हैं, ये रियल फंक्शन है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट हम कॉम्प्लेक्स पर बात करते हैं, यही वर्किंग कॉम्प्लेक्स की भी है कि जो वैल्यूज आती हैं जेड की, ये फंक्शन को 0 बना दें, तो ये वैल्यूज इस फंक्शन की जीरो बोली जाती है। यानी लिखते हैं द वैल्यूज ऑफ जेड फॉर विच एफ जेड इक्वल टू 0, जिसके लिए एफ जेड 0 हो जाए, आर कॉल्ड जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो स्टूडेंट ये बात आई अब एनालिटिक की। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है? तो जो भी फंक्शन स्टूडेंट यहाँ पर गिवन होता है, उसके जो जीरोज निकलते हैं, यानी जो ये पॉइंट निकले हैं,
इन पॉइंटों पर भी फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, यानी कि इन पर भी फंक्शन एनालिटिक होता है, और जो फंक्शन गिवन होता है वो एनालिटिक हर पॉइंट पर होता है, लेकिन जो जीरोज निकलते हैं इन पर भी एनालिटिक होता है। ये हम बात इसलिए कह रहे हैं कि अभी हम सिंगुलरिटीज पढ़ेंगे तो सिंगुलरिटीज में हम ये बात इसकी थोड़ी डिफरेंट करके बताएंगे, लेकिन यहाँ पर जीरोज जो निकल रहे हैं, जीरो जो पॉइंट निकलते हैं इन पॉइंटों पर भी फंक्शन एनालिटिक होता है, और इसके अलावा भी हर पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक होगा, यानी कि जो एफ जेड गिवन होगा ये एनालिटिक फंक्शन ही होता है। और इससे जो जीरो निकलते हैं, यानी कि वैल्यू निकलती है जेड की, यानी जेड की वैल्यू पर भी फंक्शन एनालिटिक होता है। स्टूडेंट, एनालिटिक जो वर्ड ये आया है ये हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जो हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टूडेंट, प्लेलिस्ट में जाकर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन देखना और उसको डिटेल में पढ़ना स्टूडेंट। बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है एनालिटिक फंक्शन, एक एक पॉइंट पढ़ाया क्या होता है एनालिटिक फंक्शन, और स्टूडेंट कैसे चेक करते हैं कौची रीमान इक्वेशन उसमें सेटिस्फाइड हो, पार्शियल डेरिवेटिव जो निकलते हैं कंटिन्यूअस हो तो हम उसको एनालिटिक फंक्शन कहते हैं, या डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड यानी एफ डैश जेड ये एग्जिस्ट करे तो एनालिटिक कहते हैं स्टूडेंट। और एनालिटिक कब नहीं होता है इसके लिए बहुत सारे हमने मेथड बताए हैं स्टूडेंट, जैसे कौची रीमान काम नहीं करती हैं, सेटिस्फाइड ना करें तो एनालिटिक नहीं होगा, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस ना हो तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, और स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंशिएबल अगर फंक्शन नहीं है तो एनालिटिक नहीं होता है। तो हमने बहुत सारे मेथड वहाँ पर पढ़ाए हैं, तो डीपली जा करके आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर लेकिन जरूरत पड़ रही है एनालिटिक फंक्शन की, तो थोड़ा हम यहाँ पर इसका बेसिक बताते भी हैं एनालिटिक फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट। और इसके बाद हालांकि यहाँ पर ज़्यादा कोई एनालिटिक फंक्शन की जरूरत नहीं है कि एनालिटिक हम चेक करें, बहुत डीपली जा करके चेक करें, वो थ्योरी एनालिटिक फंक्शन के ही लिए है। यहाँ पर जो फंक्शन गिवन होगा हम बहुत आसानी से चेक करके बता देंगे स्टूडेंट, बहुत दूर से ही दिखाई पड़ेगा ये फंक्शन एनालिटिक है या एनालिटिक नहीं है स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पॉइंट हम यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं कि z इक्वल टू ए एक पॉइंट है और एफ जेड जो हमारा है इस पॉइंट पर एनालिटिक है। मान लिया यहाँ पर हमने कहा कि एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू ए। मान लिया जेड इक्वल टू ए पर अगर फंक्शन एनालिटिक है तो हम इसको यहाँ पर इसका मतलब बताते हैं क्या है मतलब। तो इस जेड इक्वल टू ए पर एनालिटिक का मतलब ये है स्टूडेंट कि सबसे पहले कि z पर यानी z इक्वल टू ए यानी कि a पर फंक्शन जो हमारा है a पॉइंट पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो। पहली बात a पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। इसके बाद a पॉइंट से एक छोटा सा रीजन ऐसा बने, छोटा सा रीजन कि इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट हों स्टूडेंट उन पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। यानी कि एक तो ए पर डिफरेंशिएबल हो स्टूडेंट और एक ए के आसपास छोटा से छोटा रीजन, एक नहीं कम से कम एक, हम बात एक की करते हैं, अगर एटलीस्ट वन, बड़ा भी हो सकता है, इसकी कोई स्टूडेंट लिमिट नहीं है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। हम एक छोटे से छोटे रीजन की बात करते हैं, हो सकता है बड़े में सेटिस्फाइड ना करे लेकिन छोटा करते हैं उसमें सेटिस्फाइड करता है। तो स्टूडेंट एट ए पर एनालिटिक का मतलब ये है कि ए पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और ए के आसपास एक छोटा सा रीजन ऐसा बने, कम से कम एक, कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट बने स्टूडेंट इनके हर पॉइंट पर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, यानी कि ए पर डिफरेंशिएबल और ए के आसपास के पॉइंट जितने भी हो सभी पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल, तो हम कहेंगे स्टूडेंट फंक्शन ए पर एनालिटिक होगा। यानी कि ए पर एनालिटिक के लिए ए पर डिफरेंशिएबल और ए के नेबरहुड, इसको हम नेबरहुड कहते हैं स्टूडेंट, शॉर्ट में इसको हम यहाँ पर लिखते हैं NBD, और नेबरहुड का यहाँ पर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं z माइनस ए लेस देन डेल्टा, और डेल्टा बहुत छोटा नंबर है स्टूडेंट, डेल्टा ग्रेटर देन 0। और स्टूडेंट हमें मालूम है z माइनस ए इक्वल टू जो होता है z माइनस ए का मॉड इक्वल टू r, ये एक सर्किल की इक्वेशन होती है स्टूडेंट। सेंटर यहाँ पर a और रेडियस r मान करके एक सर्किल खींचा जाता है स्टूडेंट।
लेकिन यहाँ पर सर्किल की रेडियस गिवन होती है और यहाँ पर डेल्टा ये बहुत छोटा सा मतलब है ग्रेटर देन 0, इतना छोटा से छोटा रीजन हम बना लें कि कम से कम ये कि इसके अंदर के जितने पॉइंट हो उन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और ए पर डिफरेंशिएबल हो तो स्टूडेंट हम ए पर उस फंक्शन को एनालिटिक कहेंगे। यानी कि ये बात यहाँ पर समझ में आई। एनबीडी नेबरहुड कहते हैं, शॉर्टन कहते हैं नेबरहुड को एनबीडी। तो ये एनालिटिक की बात है। तो हालांकि हम बात कर रहे थे यहाँ पर जीरोज पर। तो स्टूडेंट जो वैल्यू जेड की फंक्शन को जीरो बनाती हैं उन वैल्यूज को हम जीरोज कहते हैं फंक्शन का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल मान लिया स्टूडेंट यहाँ पर हमने लिखा एफ जेड इक्वल टू, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट जेड -4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा है जेड -7। इसका मैं निकालना है स्टूडेंट यहाँ पर जीरो क्या होता है इसका। तो यहाँ पर स्टूडेंट एफ जेड की वैल्यू हम जीरो के बराबर पुट करें और स्टूडेंट यहाँ से जेड -1 डिवाइडेड बाई जेड -7 इक्वल टू जीरो आया और स्टूडेंट इसको सॉल्व किया तो जेड -4 इक्वल टू जीरो आया और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो जेड की वैल्यू यहाँ से 4 आई। तो जेड की जो वैल्यू 4 आई यही स्टूडेंट जेड इक्वल टू 4 जो है इस फंक्शन का जीरो है। यानी कि जो भी वैल्यू जब निकालते हैं ये वैल्यू निकाल करके स्टूडेंट फंक्शन में रख के चेक और कर लेते हैं कि यहाँ पर जीरो बनता है कि नहीं। वैसे जीरो बनेगा लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम वो वैल्यू उठा करके रखते हैं तो फंक्शन जीरो नहीं बनता है। तो यानी कि वो फंक्शन का जीरो नहीं बोला जाता है। कभी कभी यहाँ पर जो वैल्यू जाएगी हमारी जेड की वो फंक्शन में रखने पर या तो फंक्शन अनडिफाइंड होगा, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, नॉट ए डिफाइंड, या फिर स्टूडेंट ऐसा होगा कि फंक्शन की वैल्यू हो सकता है इनफाइनाइट दे दे, हालांकि इनफाइनाइट नहीं देगी, जीरो से निकाला है, लेकिन नॉट ए डिफाइंड हो सकता है। अगर फंक्शन नॉट ए डिफाइंड है तो स्टूडेंट रियल एनालिसिस में पहुंचते हैं, बहुत डिटेल में वहां पर पढ़ते हैं। रियल एनालिसिस में किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो उस पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो स्टूडेंट उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। कंटिन्यूअस नहीं होता है तो स्टूडेंट वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो जब डिफरेंशिएबल नहीं होगा स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कहेंगे उस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है स्टूडेंट उस पॉइंट पर फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं होगा। तो ये z इक्वल टू जो 4 स्टूडेंट यहाँ पर रखते हैं तो ये जीरो बनाएगा, यहाँ 4 रखते हैं स्टूडेंट तो -3 बनाएगा, तो -3 का जीरो हम डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा। इसका मतलब ये पॉइंट इस फंक्शन को जीरो करता है। तो यानी कि इस फंक्शन का जीरो z इक्वल टू 4 है। z इक्वल टू 4 इज ए जीरो ऑफ एफ जेड। ये एफ जेड का जीरो है स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन लेकर के बिल्कुल क्लियर कर देंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं रहेगा। पहले हम जीरोस पर बात करते हैं, इसके बाद करेंगे सिंगुलरिटी पर। तो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मान लिया एफ जेड इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा एफ जेड इक्वल टू मान लिया जेड स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर जेड -2। मान लिया ये हमने क्वेश्चन लिखा और स्टूडेंट इसके हमें निकालने हैं जीरो। तो एफ जेड को जीरो बराबर पुट करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा एफ जेड इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, एफ जेड की वैल्यू यहाँ पर जेड स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा जेड -2 और यहाँ पर स्टूडेंट ये जीरो आया। सॉल्व किया तो स्टूडेंट यहाँ से मिला जेड स्क्वायर -4 इक्वल टू जीरो और फिर स्टूडेंट इसको सॉल्व किया तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी +-2। यानी एक तो z की वैल्यू यहाँ पर 2 है और एक z की वैल्यू -2, z इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम z इक्वल टू 2 यानी जो वैल्यूज निकलती हैं इन वैल्यूज को फंक्शन में रख करके भी चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन को जीरो बनाता है कि नहीं बनाता है। तो यानी कि z इक्वल टू 2 स्टूडेंट इसमें अगर हम रखते हैं तो यानी कि यहाँ से मिलता है स्टूडेंट f2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 और -4 डिवाइडेड बाई 2 -2। तो स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा 0.0 और ये फॉर्म स्टूडेंट है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में बहुत बीएससी पार्ट 1 में ये बहुत छोटी सी बात है स्टूडेंट,
तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब है इस पॉइंट पर फंक्शन यानी z इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जब डिफाइंड नहीं है स्टूडेंट तो ये पॉइंट जो यहाँ पर लिखा है इस पर वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर z इक्वल टू 2 इस फंक्शन का जीरो नहीं है। क्यों जीरो नहीं है स्टूडेंट? क्योंकि z इक्वल टू 2 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक इसका मतलब z इक्वल टू 2 अगर रखते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है। जब फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा स्टूडेंट तो ना तो ये कंटिन्यूअस होगा, ना डिफरेंशिएबल होगा, ना स्टूडेंट यहाँ पर ये एनालिटिक होगा। तो z इक्वल टू 2 पर जब एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब z इक्वल टू 2 इस फंक्शन का जीरो नहीं होगा स्टूडेंट। अब बात आई z इक्वल टू -2 की। अगर हम इसमें रख के देखते हैं स्टूडेंट z इक्वल टू -2, तो जब यहाँ पर f -2 की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट तो यहाँ -2 का स्क्वायर 4 और -4 -2 यहाँ रखते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर ही -4 आएगा। तो स्टूडेंट ये वैल्यू यहाँ पर जीरो देगा। इसका मतलब इसमें z इक्वल टू -2 जो है ये इस फंक्शन का जीरो है, लेकिन z इक्वल टू 2 ये इस फंक्शन का जीरो नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं z इक्वल टू -2 इज ए जीरो ऑफ fz, बट z इक्वल टू -2 z इक्वल टू +2 इज नॉट ए जीरो, इज नॉट जीरो ऑफ fz। तो स्टूडेंट ये fz का जीरो नहीं होगा। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट ऐसा भी आता है कि फंक्शन में जो जीरो निकलता है वो एक ही वैल्यू कई बार निकलती है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। और फंक्शन में वो वैल्यू रख देते हैं तो जीरो बनता है। तो इसका मतलब उसको क्या कहते हैं, वो जीरो किस टाइप का जीरो है, ऐसा एक क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिखा f ऑफ z, fz की वैल्यू हमने यहाँ पर नोट की इक्वल टू मान लिया लिखा है z-2 का होल पावर 3 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट z² + 1। मान लिया ये क्वेश्चन लिया। तो स्टूडेंट हमारा ये केवल एक ही वीडियो ऐसा नहीं है जो अपलोड हो, स्टूडेंट ने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अपलोड है स्टूडेंट, सिंगुलरिटी हम अपलोड कर रहे हैं स्टूडेंट, और इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन है, पावर सीरीज है, बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किए हैं स्टूडेंट। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे। और स्टूडेंट जो भी आप वीडियो देखें उसको स्टार्ट से देखें, यानी कि जो भी टॉपिक पढ़ें वो स्टार्टिंग से पढ़ें, पहले लेक्चर 1 फिर लेक्चर 2 फिर लेक्चर 3, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, अब कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और लीनियर प्रोग्रामिंग के भी स्टूडेंट हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, सिंप्लेक्स मेथड है, स्टूडेंट रिजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी है। इस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, बहुत सारे हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं LPP में। तो स्टूडेंट और भी हम उसमें वीडियो अपलोड करते रहेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी करते रहेंगे, जब तक कि हर टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम ऐसे ही तरीके से हर वीडियो अपलोड करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा, इसका हमें जीरो फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम fz को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, fz इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आता है यहाँ पर लिखा है z-2 का होल पावर 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा है z² + 1 इक्वल टू जीरो। फिर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ से मिलता है z-2 का होल पावर 3 इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसमें z की 3 वैल्यूज निकलेंगे और तीनों वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर 2, 2 और 2, यानी कि z इक्वल टू 2 उठा करके अगर इसमें रखते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर 2 - 2 ये जीरो मिल जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 + 1 तो 5 मिल जाएगा स्टूडेंट, ये जीरो ही आएगा। इसका मतलब ये है स्टूडेंट ये z इक्वल टू 2 जो है ये इस फंक्शन का जीरो है। लेकिन स्टूडेंट ये 3 बार रिपीट हुआ है, तो जितने बार रिपीट होता है स्टूडेंट उसको हम उतना ही ऑर्डर कहते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं दिस इम्प्लाइज बाई z इक्वल टू 2
इज ए जीरो, इज ए जीरो ऑफ ऑर्डर 3। तो स्टूडेंट z इक्वल टू 2 जो है ये इस फंक्शन का जीरो है और इसका ऑर्डर 3 बोला जाएगा। अगर स्टूडेंट ये सिंगल बार आता है, जैसे हमने पुराने क्वेश्चन अभी लगाए थे, जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है एफ जेड इक्वल टू लिखा हुआ है z माइनस 1 डिवाइडेड बाई मान लिया z+7। तो स्टूडेंट अगर हमें इसका जीरो निकालना है तो यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो यहाँ से जो z की वैल्यू आती है z माइनस 1 z+7 और इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पर z माइनस 1 इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू 1 आया। ये z इक्वल टू 1 इसको जीरो बनाता है, इसका मतलब है इस फंक्शन का जीरो z इक्वल टू 1 है। लेकिन स्टूडेंट ये केवल और केवल एक बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर हम z इक्वल टू 1 कह सकते हैं, इज ए जीरो ऑफ एफ जेड ऑफ ऑर्डर ऑर्डर 1। ये 1 ऑर्डर का है, या फिर इसी का नाम स्टूडेंट ऐसा कह सकते हैं ऑर्डर 1 की जगह पर, और z इक्वल टू 1 इज ए सिंपल जीरो। इसको हम स्टूडेंट सिंपल जीरो बोलते हैं। जो एक ही बार आता है उसको सिंपल जीरो, और जो कई बार रिपीट होता है स्टूडेंट उसको हम उतना ही उसका ऑर्डर बोलते हैं। जैसे एक जनरल क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं आगे। मान लिया स्टूडेंट यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू जो लिखा हुआ है वो है z माइनस, मान लिया इस टाइप का लिखा है z माइनस ए का होल पावर m इंटू यहाँ पर 5z। 5z का मतलब है कि इसमें z की कई सारी वैल्यूज, यानी कि z में ये कोई टर्म लिखा हुआ है, कोई अलग से 2z स्क्वायर 7z+5 ऐसे टाइप का कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है स्टूडेंट। अब इसमें यहाँ पर इस फंक्शन के हमको जीरो निकालने हैं स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू हम जीरो पुट करेंगे, यानी जीरो जो ऑफ एफ जेड, तो ये आ गया। और फिर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर z माइनस ए का होल पावर m, और यहाँ पर लिखते हैं फाई ऑफ z इक्वल टू जीरो। और स्टूडेंट ये मान लेते हैं कि यहाँ पर फाई z, ये हम मान लेते हैं कॉमा लगाने के बाद, यहाँ पर लिखते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर फाई ए ये जीरो के बराबर नहीं होता है, फाई ए जीरो के बराबर नहीं होता है, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं चलो ये फाई जेड जो है ये जीरो वैल्यू नहीं देता है। तो जब इसका आंसर जीरो आया है तो प्रोडक्ट स्टूडेंट जीरो है, तो इनमें से एक ना एक नंबर जीरो होना चाहिए, या तो ये भी जीरो हो ये भी जीरो हो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो सकती है अगर ये जीरो नहीं है तो ये जीरो। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है स्टूडेंट अगर ये जीरो नहीं है तो ये जीरो, यानी एक ना एक जीरो होगा जरूर, तभी आंसर जीरो आ सकता है। तो ये यहाँ पर लिखा है मान लिया एफ जेड फाई जेड जो है ये जीरो के इक्वल नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से माना है। तो स्टूडेंट जब ये फाई जेड जीरो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है जेड माइनस ए जो है पावर एम ये जीरो के इक्वल होगा। और स्टूडेंट इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जेड माइनस ए की पावर m लिखा हुआ है, तो जेड की m वैल्यूज होंगी स्टूडेंट, जेड की m वैल्यूज होंगी और सभी वैल्यूज स्टूडेंट इक्वल होंगी, यानी जेड इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं a फिर a फिर a। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये m टाइम्स चलेगा, m वैल्यूज होंगी, m वैल्यूज। लेकिन स्टूडेंट सभी वैल्यूज इक्वल है, तो z इक्वल टू a को हम कहेंगे इज ए, z इक्वल टू a इज ए जीरो ऑफ एफ जेड। ये एफ जेड का जीरो है, और स्टूडेंट इसका जो ऑर्डर है वो m बार आया है, तो इसलिए ऑफ ऑर्डर m, तो ये m ऑर्डर का जीरो होगा स्टूडेंट। मान लिया एक अगला क्वेश्चन और लेके चलते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा एफ जेड इक्वल टू लिखा हुआ है z माइनस 2,
डिवाइडेड बाई, मान लिया यहाँ पर लिखा जेड का स्क्वायर, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर साइन ऑफ 1/z-1, ये हमने फंक्शन लिखा है स्टूडेंट। इसमें हमें चेक करना है कि इस फंक्शन के कितने जीरोज हैं, निकालते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं जीरोज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, एफ जेड के जीरो निकालते हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर एफ जेड को स्टूडेंट रखते हैं जीरो के बराबर, और हम जेड की वैल्यू करते हैं फाइंड। देखते हैं इसको आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू जीरो पुट किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ जेड की जो वैल्यू है z-2 डिवाइडेड बाई लिखा है स्टूडेंट यहाँ पर जेड का स्क्वायर, और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है साइन ऑफ 1/z-1 इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट टेंशन मत पालना, बहुत इजी वे में यहाँ पर पढ़ा देंगे, बहुत समझ समझ के पढ़ना, एकदम से सब कुछ समझ में आएगा। हर क्वेश्चन एक बिल्कुल क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन करा देंगे स्टूडेंट, एग्जाम में जाकर के इसी को पढ़ लेना, पास हो जाओगे। हर क्वेश्चन मिल जाएगा, हर टाइप का मिल जाएगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ नहीं भी मिलता है तो भी मेथड आपके पास मालूम है, आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको जीरो के बराबर पुट किया स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में लिखा है, लेकिन ये स्टूडेंट न्यूमरेटर में लिखा है, जेड स्क्वायर जीरो में पहुंचा दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट z-2, इस तरीके से लिख देते हैं z-2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर जेड का। एक सेकेंड, यहाँ पर चलो इसको यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये जीरो के इक्वल है, तो यहाँ से आ जाएगा z-2 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, ये जीरो मिल जाएगा, और स्टूडेंट यहाँ पर साइन ऑफ 1/z-1, ये जीरो के इक्वल मिल जाएगा। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यानी कि यहाँ से एक तो वैल्यू आ जाएगी z-2 इक्वल टू जीरो, और दूसरी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी साइन ऑफ 1/z-1 इक्वल टू जीरो। यानी कि इसको स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा z इक्वल टू 2। दूसरी बात, यहाँ से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन 1/z-1 इक्वल टू, इसको स्टूडेंट साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो यानी कि इसको यहाँ पर लिखते हैं साइन ऑफ जीरो। और वैसे स्टूडेंट हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन थीटा, अगर यहाँ पर लिखा है साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो स्टूडेंट यहाँ पर थीटा इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, यानी साइन थीटा इक्वल टू जीरो, इसको हम लिख सकते हैं साइन जीरो, और तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू जीरो। लेकिन स्टूडेंट ये नहीं, हमको एक एक वैल्यू पर यहाँ पर विचार करना है कि साइन थीटा की वैल्यू जीरो आ सकती है, तो कितने नंबर इसमें रखें कि जीरो आएगी। तो इसका मतलब है पाई रख दें तो भी स्टूडेंट जीरो आएगा, 2 पाई लिख दें तो भी आएगा, 3 पाई लिख दें तो भी आएगा। तो स्टूडेंट एक भी वैल्यू ना छूटे, तो हम यहाँ पर जनरल वैल्यू स्टूडेंट यूज करते हैं, सिंगल वैल्यू यूज नहीं करेंगे, जनरल यानी जितनी है सभी लिखनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट साइन थीटा इक्वल टू अगर जीरो लिखा है, तो स्टूडेंट थीटा की जो जनरल वैल्यू होती है वो होती है n पाई। वैसे हमारे पास फार्मूला होता है, अगर यहाँ पर लिखा है साइन थीटा इक्वल टू स्टूडेंट साइन ऑफ अल्फा, मालूम होगा, तो थीटा की हम व्यापक वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, जनरल वैल्यू लिखते हैं, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा। अगर कॉस का लिखा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। तो स्टूडेंट थीटा की जो वैल्यू आती है यहाँ पर लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसी तरीके से टेन का आता है स्टूडेंट, अगर यहाँ पर लिखा है टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो यहाँ पर स्टूडेंट थीटा की वैल्यू लिखते हैं n पाई प्लस अल्फा। यानी कि हमको जनरल वैल्यू यूज करनी है, प्रिंसिपल नहीं, सिंगल वैल्यू यूज नहीं करनी है, जनरल। तो यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू जीरो आता है, या साइन जीरो करते हैं तो थीटा की जनरल वैल्यू इस वाले फार्मूले से लगा करके रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा थीटा की जगह 1/z-1 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा की जगह जीरो लिखा है स्टूडेंट। तो इस तरीके से 1/z-1 इक्वल टू आंसर आ जाएगा स्टूडेंट n पाई। और यहाँ से हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर
इतनी वैल्यू आई, इससे जेड निकालते हैं, एक जेड इक्वल टू 2 निकला, एक जेड की वैल्यू इससे निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर नोट करते हैं इसको। मान लिया यहाँ पर जेड इक्वल टू एक तो 2 वैल्यू आई, और एक स्टूडेंट यहाँ पर जेड माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा, जेड माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई, और स्टूडेंट यहाँ पर जेड इक्वल टू 2 और यहाँ पर जेड इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई और प्लस का 1। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यूज निकली, इन वैल्यू को उठा करके इसमें अगर हम चेक करके देखते हैं तो जेड इक्वल टू 2 रखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो 2 माइनस 2 0 आएगा, यहाँ पर स्टूडेंट 4 आएगा तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट 2 रखते हैं तो 1 आएगा, यानी साइन 1 मिलेगा, 0 का साइन 1 में इंटू करेंगे 0 आएगा। इसका मतलब जेड इक्वल टू 2 इस फंक्शन का स्टूडेंट जो यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है, ये वाला, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, तो ये इस फंक्शन का 0 है स्टूडेंट। और जेड की वैल्यू 1 अपॉन एन पाई प्लस 1 रखते हैं, तो 1 अपॉन एन पाई प्लस 1, तो स्टूडेंट 1 से 1 कैंसिल होगा, एन पाई ऊपर पहुंच जाएगा, तो साइन एन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि ये दोनों इस फंक्शन के जीरो बोले जाएंगे। लेकिन एन की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर इसमें बहुत सारे टर्म छिपे हुए हैं स्टूडेंट, बहुत नंबर छिपे हुए हैं। एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 अपॉन पाई प्लस 1 आएगा, इसमें 1 अपॉन पाई प्लस 1 रखते हैं, 1 से 1 कैंसिल, साइन पाई आएगा। इसका मतलब साइन पाई की वैल्यू 0, यानी कि ये बहुत सारे जीरोज हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हर जीरोज यानी हर वैल्यू डिफरेंट है, सिंगल है। तो यहाँ पर भी ये सिंगल बार आया है, इसमें भी एन की वैल्यू 1 रखेंगे 1 अपॉन पाई प्लस 1 मिलेगा, 2 रखेंगे एन की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 मिलेगा, ये भी अलग है। 3 रखेंगे 1 अपॉन 3 पाई प्लस 1 मिलेगा स्टूडेंट, ये भी अलग है। तो सभी डिफरेंट वैल्यूज निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये सभी सिंपल जीरोज हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं z इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई प्लस 1 आर सिंपल जीरोज ऑफ एफ जेड के स्टूडेंट ये सिंपल जीरोज है। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, उससे और समझते हैं थोड़ा। मान लिया स्टूडेंट यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है एफ ऑफ जेड, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड माइनस कॉस ऑफ जेड, ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसके हमें जीरो फाइंड करना है। तो यहां पर लिखते हैं जीरोज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, तो स्टूडेंट इसके जो जीरोज होंगे वो हम फाइंड करेंगे। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट साइन ऑफ जेड माइनस, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस ऑफ जेड इक्वल टू 0। यानी कि ये जो जीरो फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू 0 और एफ जेड की वैल्यू यहाँ पर उठा करके रख दी, सॉल्व किया इसे। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा साइन जेड इक्वल टू में पहुँच जाएगा, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस जेड से डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन जेड इक्वल टू 1। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं टेन ऑफ 1 को 10 पाई बाई 4। तो फार्मूला हमारे पास है जनरल वैल्यूज का, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं लिखेंगे कि 10 जेड इक्वल टू 1, यानी 1 को लिख सकते हैं और 10 पाई बाई 4, तो जेड इक्वल टू पाई बाई 4, ये नहीं स्टूडेंट, टोटल की टोटल वैल्यूज लिखेंगे। उन वैल्यूज को रखने पर आंसर 0 ही आए, एक भी वैल्यू ना छूटे। तो यानी कि यहाँ पर फार्मूला हमारे पास है टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। बहुत छोटी सी क्लास में स्टूडेंट ये पढ़ा है 11th और 12th में। तो इसकी जनरल वैल्यू जो होती है थीटा इक्वल टू लिखते हैं एन पाई प्लस अल्फा, ये फार्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो जेड की वैल्यू निकल के आएगी, जेड इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे एन पाई प्लस पाई बाई 4। अब स्टूडेंट इसमें एन की वैल्यूज रखते जाएं 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो बहुत सारी वैल्यूज निकल के आएंगी। और ये वैल्यूज उठा करके स्टूडेंट इसमें अगर हम रखते हैं तो हमेशा एफ जेड जो है 0 ही देगा। तो इसका मतलब ये जेड इक्वल टू एन पाई प्लस 4 इस फंक्शन के जीरोज बोले जाएंगे। और स्टूडेंट एन की वैल्यू बदलते हैं तो ये नंबर बदलता है, यानी हर वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो ये सभी जो जीरोज हैं ये सिंपल जीरो है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं जेड इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4 आर
ऑल सिंपल जीरोज, सिंपल जीरोज, ये सभी सिंपल जीरोज है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मान लिया एफ जेड इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई पावर माइनस 1 अपॉन जेड का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट। इसमें हमें जीरो एफ जेड का फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू जीरो पुट किया, तो यानी कि यहाँ से आंसर आ जाएगा इक्वल टू ई पावर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर जीरो कब आएगा। तो हम एक रियल पर बात करते हैं कि रियल फंक्शन जो हमारा है ई पावर एक्स पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट ई पावर एक्स का जो ग्राफ होता है, जो कर्व होता है स्टूडेंट, वो इस तरीके से चलता है। ये ई पावर एक्स का कर्व है। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि इसमें एक्स की वैल्यू जो नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगी, नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम ये देखते हैं फंक्शन जो है ये धीरे 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 धीरे, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे जाकर के ये कर्व एटमोस्ट एक्स एक्सिस पर टच कर जाएगा स्टूडेंट। लगता नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू इनफाइनाइट पे जाकर के ये एसिम्पटोट होती है स्टूडेंट। यहाँ पर जो कर्व होता है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चलता है, तो हम ये कह देते हैं एटमोस्ट इनफाइनाइट पर जाकर के ये इस पे टच कर जाता है। तो जब टच कर जाएगा तो इसका मतलब वहां पर आ जाएगा y इक्वल टू जीरो इनफाइनाइट पर, y की वैल्यू जीरो। अगर ये हमारा y इक्वल टू लिखा हुआ है e की पावर x, तो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रख दें तो स्टूडेंट यहाँ पर y की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट y इक्वल टू जीरो हो जाएगा जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रख देते। तो स्टूडेंट तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो स्टूडेंट तभी आएगा जब यहाँ पर e की पावर माइनस इनफाइनाइट रखा जाए। तो इसका मतलब इसको कंपेयर करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आता है माइनस का इनफाइनाइट के ऊपर। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से 1 अपॉन जेड स्क्वायर आ जाएगा इनफाइनाइट के इक्वल, और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर जेड स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब जो जेड की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट वो जीरो और जीरो, यानी डबल बार जीरो और जीरो लिखेंगे, क्योंकि जेड की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर 2 लिखी हुई है जेड स्क्वायर। तो जेड की 2 वैल्यूज निकलेंगी, तो जेड इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो। तो इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट जेड इक्वल टू जीरो इज ए डबल पोल। डबल पोल, इसको हम डबल पोल कह सकते हैं स्टूडेंट, या हम कह सकते हैं पोल ऑफ ऑर्डर, पोल ऑफ ऑर्डर 2, या हम पोल नहीं स्टूडेंट जीरोज। तो इसको हम यहाँ पर पोल नहीं, अभी पोल स्टूडेंट पढ़ाया नहीं, पोल सिंगुलरिटी होती है। तो यहाँ पर जीरोज, जेड इक्वल टू जीरो इज ए जीरो ऑफ एफ जेड, जीरो ऑफ एफ जेड ऑफ ऑर्डर 2। ये 2 ऑर्डर का जीरो होगा स्टूडेंट, जेड इक्वल टू जीरो ऑफ एफ जेड ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि ई पावर माइनस जेड स्क्वायर जो फंक्शन लिखा है इसका जीरो स्टूडेंट जेड इक्वल टू जीरो होगा और इसका ऑर्डर 2 होगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ तक ये सीमित नहीं है कि हमारे जीरो इसी मेथड से निकाले जाते हैं, एक और मेथड से बताते हैं जीरो, एक और मेथड जीरो निकालने का है, उससे भी देखते हैं, एक एक मेथड समझा देंगे। स्टूडेंट जीरो फाइंड करने का एक दूसरा मेथड देखें। अभी तक जीरो जो मेथड से हम लगा रहे थे, एक और मेथड है, उससे भी हम समझते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरीके से जीरो निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि एफ जेड इक्वल टू लिखा है यहाँ पर जेड माइनस 1 का होल पावर 3।
अगर इसका जीरो फाइंड करना है तो स्टूडेंट हमें मालूम है कि z इक्वल टू जो 1 आएगा ये ट्रिपल बार आएगा, z इक्वल टू 1, 1 रखते हैं तो स्टूडेंट जीरो देगा। तो इसका मतलब है कि z इक्वल टू 1 जो है इज ए जीरो इज ए जीरो ऑफ ऑर्डर 3। तो स्टूडेंट z इक्वल टू जो 1 है ये इसका जीरो है, इसका ऑर्डर 3 है। लेकिन इसको एक दूसरे मेथड से ही फाइंड करके यहाँ पर चेक करते हैं। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन डैश निकालें, मान लिया एफ डैश जेड आया तो एफ डैश जेड की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगी 3z माइनस 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर निकालें एफ डबल डैश जेड, एफ डबल डैश जेड निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा 6z माइनस 1। फिर स्टूडेंट यहाँ पर एफ ट्रिपल डैश निकालें, एफ ट्रिपल डैश जेड, तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा केवल और केवल 6। इसमें उठा करके हम यहाँ पर z की जगह पर 1 पुट करें स्टूडेंट, तीनों की जगह पुट करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर एफ डैश जीरो की वैल्यू आ जाएगी 0, 1 रखेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पर एफ डबल डैश रखते हैं, एफ डबल डैश 1 रखना है, 0 नहीं, एफ डबल डैश 1 यहाँ 1 रखते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस 1, तो ये भी स्टूडेंट यहाँ पर 0 मिल जाएगा। और स्टूडेंट इसमें जब हम वैल्यू रखते हैं एफ ट्रिपल डैश 1 तो आंसर स्टूडेंट यहाँ पर आता है 6, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जीरो फाइंड करने का मेथड है स्टूडेंट, इसका जो भी फंक्शन दिया हो इसका डिफरेंशिएशन करें और जो भी डिफरेंशिएशन इसका 0 के इक्वल ना आए वही उसका ऑर्डर होगा। तो यानी कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है पावर पे, डायरेक्ट निकालते हैं तो ये डिफरेंशिएशन करते हैं स्टूडेंट, ये डिफरेंशिएशन 0 हो जाती है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन नॉट इक्वल है तो 0 के, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका एफ जेड का 0 यानी z इक्वल टू 1 है और इसका ऑर्डर 3 है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर ये मेथड एक सीरीज हमने पढ़ी थी टेलर सीरीज, इससे निकाल के देखते हैं। इसका यूज इस सीरीज में है, वो दूर से दिखाई पड़ेगा स्टूडेंट। यहाँ पर मान के चलते हैं इफ एफ जेड इज एनालिटिक, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एट z इक्वल टू ए। स्टूडेंट अगर z इक्वल टू ए पर हमारा कोई फंक्शन एनालिटिक अगर है तो हम टेलर सीरीज का यूज करते हैं। तो हमने बताया था कि कोई पॉइंट ए है और इस रीजन के अंदर फंक्शन ए के अबाउट एनालिटिक है, तो स्टूडेंट टेलर सीरीज का यूज करते थे। क्या होती थी टेलर सीरीज? तो स्टूडेंट यहाँ पर लिखते थे एफ ऑफ जेड इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पर लिखते थे n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और इसके बाद यहाँ पर an इंटू जेड माइनस ए का होल पावर n, इस टाइप का लिखा रहता था। an की वैल्यू पुट कर दें तो स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, an की जो वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पर एफ एन ए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, और इसमें यहाँ पर लिखते हैं जेड माइनस ए का होल पावर n। अब हम वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर हमने लिखा एफ जेड इक्वल टू n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर एफ 0, इसका मतलब एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं, यहाँ पर 0 1 हो जाएगा, यहाँ 0 1 हो जाएगा तो एफ ए आएगा। तो यहाँ पर पहला टर्म स्टूडेंट एफ ए आएगा, प्लस यहाँ पर लगाते हैं एफ डैश ए आएगा स्टूडेंट यहाँ पर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1, और यहाँ पर जेड माइनस ए। फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट एफ 2 लिखते हैं तो एफ डबल डैश ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर आता है जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। इस तरीके स्टूडेंट यहाँ पर चलते हैं प्लस एफ ट्रिपल डैश ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर आ जाएगा जेड माइनस ए का होल 3, और स्टूडेंट प्लस डॉट 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 डॉट। अगर इसका हम एक्सपेंशन करते रहेंगे तो एक जनरल टर्म यहाँ पर लिखते हैं एफ एम ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर फैक्टोरियल m, एक कम तक लिखें पहले m-1 और m-1 तक ही इसका डिफरेंशिएशन करें, और यहाँ से आ जाएगा z माइनस ए का होल पावर m-1 प्लस लगाएंगे। इससे आगे लिखते हैं एफ एम ए, और स्टूडेंट यहाँ पर आता है फैक्टोरियल m इंटू जेड माइनस ए का होल पावर m, और आगे भी ये सीरीज स्टूडेंट इनफाइनाइट तक चलती रहेगी यहाँ पर।
और मान के चलते हैं स्टूडेंट यहाँ पर एफ ए, यानी जैसे यहाँ पर लिखा था हमें ऑर्डर फाइंड करना है, अगर इसमें हम 1 रख दें तो भी स्टूडेंट 0 आएगा। इसके एक बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद 1 रख दें इसमें तो भी 0 आएगा। 2 बार डिफ्रेंसिएशन रख दें तो भी 0 आएगा। लेकिन तीसरे बार डिफ्रेंसिएशन किया तो स्टूडेंट 0 नहीं आया। इसका मतलब है इसका ऑर्डर जो है 3 होगा, 3 पर 0 नहीं आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मान के चलते हैं कि मान लिया एफ ए यानी कि एफ जेड था, उसमें ए रखा, मान लिया एफ ए की वैल्यू 0, ये अपनी तरफ से मान रहे हैं तो यहाँ से वो वैल्यू निकल आएगी जो हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। ये डायरेक्ट लिखा है स्टूडेंट। यहाँ पर लिखते हैं मान लिया एफ ए की वैल्यू, एफ डैश ए की वैल्यू, एफ डबल डैश ए की वैल्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पर एफ ए है, एफ डैश ए है, ये भी 0 है, एफ डबल डैश ए है, ये भी 0 है। ये हमने अपनी तरफ से माना है। और इसी तरीके स्टूडेंट हमने यहाँ पर डॉट 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 इक्वल टू एफ एम माइनस 1 ए मान लिया। इन सभी की वैल्यू स्टूडेंट 0 के इक्वल आती है। लेकिन एफ एम ए जैसे ही हमने इसमें वैल्यू स्टूडेंट जेड की जगह पर m बार डिफरेंशिएशन किया और उसमें जेड की जगह पर स्टूडेंट जैसे ही ए रखा, वैसे ही इसका आंसर यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं आया स्टूडेंट। तो फिर ये सीरीज क्या बताती है, इसको देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर आगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर एफ जेड की जो वैल्यू निकल के आएगी एफ ऑफ जेड इक्वल टू, इसको स्टूडेंट हमने 0 रखा है, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0, ये स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी टर्म तो 0 हो जाएंगे क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है। हमें निकालना क्या है वो आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये सभी टर्म 0 हो जाएंगे प्लस डॉट 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 0 तक। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट ये टर्म मिलेगा ये 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर लिखा, तो यानी कि एफ एम ए अपॉन फैक्टोरियल एम। तो स्टूडेंट अगला जो यहाँ से टर्म मिलेगा वो एफ एम ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल एन और इसके बाद जेड माइनस ए का होल पावर एम। अगला टर्म आएगा स्टूडेंट यहाँ से एफ एम प्लस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखते हैं एम प्लस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ से आ जाएगा जेड माइनस ए का होल पावर एम प्लस 1। फिर स्टूडेंट एक टर्म और लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एफ एम प्लस 2 ए डिवाइडेड बाई यहाँ से मिल जाएगा एम प्लस 2 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर जेड माइनस ए का होल पावर स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा एम प्लस 2 और डॉट डॉट डॉट। अब स्टूडेंट इसमें करते क्या है, यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू इसमें जेड माइनस ए की होल पावर हम कॉमन लेकर के निकालते हैं बाहर, जेड माइनस ए की होल पावर एम ये बाहर निकाल दिया। तो स्टूडेंट यहाँ ब्रैकेट में जो बचा यहाँ पर मिला एफ एम ए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एम। फिर यहाँ लिखते हैं प्लस एफ एम प्लस 1 ए डिवाइडेड बाई एम प्लस 1 का फैक्टोरियल और स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा जेड माइनस ए प्लस एफ एम प्लस 2 ए और स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा एम प्लस 2 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ से जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। और इस तरीके से ये आगे डॉट 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 करते चलता रहेगा स्टूडेंट यहाँ पर, यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पर आएगी यहाँ पर लिखते हैं प्लस डॉट 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 और यहाँ पर स्टूडेंट ये क्लोज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट एफ जेड इक्वल टू यहाँ से मिलता है जेड माइनस ए का होल पावर एम और स्टूडेंट यहाँ पर इस वाले पूरे टर्म को ये जेड में चल रहा है, ये कांस्टेंट है, ये जेड में चल रहा है तो स्टूडेंट ये जेड का फंक्शन होगा तो हम टोटल इसको हम यहाँ पर मानते हैं फाई जेड। और स्टूडेंट एफ जेड जो हमारा फंक्शन था ये पॉलिनोमियल फंक्शन था, यानी जेड माइनस ए का स्क्वायर जेड माइनस ए का क्यूब, ये एनालिटिक फंक्शन था क्योंकि टेलर सीरीज लगाई है वो एफ जेड में लगाई है, अब जेड एनालिटिक है। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड भी इसका पूरा का पूरा एनालिटिक है। और यहाँ पर देखें ये जो टर्म लिखे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये जेड की पावर के टर्म चल रहे हैं। तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में ये सभी एनालिटिक है। तो ये एनालिटिक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये जेड माइनस ए की ये भी पावर का ये पूरा एनालिटिक, यानी एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करें
कि एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर हम निकालें तो स्टूडेंट यहाँ पर जीरो रखने से जीरो आएगी, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर 0 इंटू फाइव ऑफ ए, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं फाइव ए की वैल्यू, यानी कि अगर इस वाले टर्म में यहाँ पर अगर हम फाइव ए, यानी कि फाइव ए इतना माना है फाइव जेड, और जेड की जगह ए रखते हैं तो ये टर्म बचेगा स्टूडेंट, यहाँ ए रखते हैं ये जीरो आएगा, ये भी टर्म जीरो आएगा, तो स्टूडेंट केवल फाइव ए की जो वैल्यू मिलेगी वो एफ एम ए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एम, और स्टूडेंट ये हमने लेट किया था कि ये वाला टर्म यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं है, तो यानी कि फाइव ए की वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कि यहाँ पर फाइव ए जो लिखा हुआ है ये जीरो के इक्वल नहीं है यहाँ पर। तो स्टूडेंट एफ ए का जो आंसर आया, एफ ए का तो आंसर जीरो आया, तो इसका मतलब हुआ जो ए जो तुम्हारा लिखा हुआ है स्टूडेंट ए, ये इस फंक्शन का, यानी एफ जेड जो फंक्शन दिया गया यहां से हमने निकाला ए, जेड इक्वल टू ए, ये इस फंक्शन का जीरो है, इस फंक्शन का जीरो है, लेकिन इसमें स्टूडेंट यहाँ पर हमने रखा तो ये जीरो नहीं आया, तो यानी ये इस फंक्शन का जीरो तो है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर बात करते हैं। तो अगर इस फंक्शन का स्टूडेंट अगर हमें जीरो निकालना हो तो यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट जीरोज ऑफ, अगर हमें इस फंक्शन का जीरो निकालना हो तो स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, जीरोज ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई, तो स्टूडेंट जीरोज निकालने हैं तो इसको हम एफ जेड के इक्वल जीरो के बराबर रखते हैं, एफ जेड को जीरो के इक्वल रखते हैं और इसकी वैल्यू रखते हैं, यानी कि जेड माइनस ए का होल पावर एम इंटू यहाँ पर मिल जाएगा फाइव ए इक्वल टू फाइव जेड इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ से जेड की वैल्यू निकल के आएगी जेड इक्वल टू, और एम पावर लगी है तो जेड की एम वैल्यूज निकलेंगी स्टूडेंट, सभी इक्वल होंगी, यानी कि यहाँ पर ए फिर ए फिर ए, तो डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर लिखने का स्टूडेंट एम टर्म्स, एम पॉइंट्स निकलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि z इक्वल टू ए, ये जीरो है इस फंक्शन का, लेकिन रिपीट हुआ है m बार, तो इसलिए इसका ऑर्डर m है, z इक्वल टू ए इज ए जीरो ऑफ ऑर्डर m, तो ये m ऑर्डर का स्टूडेंट जीरो है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर है कि अगर ऐसे टाइप का लिखा हो क्वेश्चन तो हम किस तरीके से जीरो फाइंड करेंगे, तो हम ये देखते हैं कि जो टोटल की टोटल इसमें क्वांटिटी होती है कॉमन वाली, इस कॉमन को बाहर निकालते हैं, कॉमन को बाहर निकालने के बाद स्टूडेंट इसको जितनी पावर इस पे आती है उतने ही ऑर्डर का ये नंबर जीरो होगा, लेकिन ए वैल्यू जो जेड इक्वल टू ए निकला हुआ है ये ए, ये फंक्शन ए में रखने पर तो जीरो वैल्यू देता है, लेकिन इस क्वांटिटी में रखने पर जीरो वैल्यू ना दे स्टूडेंट, केवल इस वाली क्वांटिटी पर जीरो दे, तो ये पावर जो है इसका ऑर्डर बोली जाती है। तो यानी जेड इक्वल टू ए इज ए ऑर्डर इज ए जीरो ऑफ ऑर्डर एन, इस टाइप के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन एक एग्जाम्पल बताते हैं, उसमें यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा एफ जेड इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है जेड माइनस वन का होल पावर 4, फिर यहाँ पर लिखा है जेड माइनस 2, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ये 3 लिख दिया और इसका हमें ऑर्डर फाइंड करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखते हैं जीरो जो ऑफ एफ जेड के जीरो निकालने, तो यानी कि एफ जेड इक्वल टू यहाँ पर जीरो पुट किया तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से जेड माइनस वन का होल पावर 4 और जेड माइनस 2 का होल पावर 3 इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ से जेड की वैल्यू जो 1 लिखी है इस पर पावर 4 है, तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे 1 1 1 और 1, और जेड इक्वल टू यहाँ से 2 2 और 2, यानी कि जब स्टूडेंट जेड इक्वल टू 1 को चेक करते हैं, जेड इक्वल टू जब हम 1 को चेक करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो अगर हम फंक्शन में रखते हैं तो स्टूडेंट ये टर्म जीरो आएगा, लेकिन इसमें रखते हैं 1 तो स्टूडेंट ये जीरो नहीं आएगा,
यहाँ पर रखते हैं z इक्वल टू 1 तो ये 0 मिल जाएगा, और इसमें रखते हैं z इक्वल टू 1 तो ये 0 के बराबर, ये वाला टर्म 0 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब z इक्वल टू 1 जो है इस फंक्शन का 0 है, लेकिन इसकी पावर देख लें कितनी है 4। तो यानी कि z इक्वल टू 1 इज ए 0 ऑफ ऑर्डर 4। ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पर जब z इक्वल टू 2 की बात करते हैं तो यहाँ 2 रखते हैं तो स्टूडेंट ये वाला टर्म पूरा 0 बनाएगा, लेकिन इसमें 2 रखते हैं तो ये 0 नहीं बनाएगा स्टूडेंट। ये 2 के लिए बात करते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये टर्म 0 नहीं बनाएगा, ये वाला टर्म 0 बनाएगा। तो इसका मतलब ये 5z का काम कर रहा है। ये यहाँ पर z इक्वल टू z माइनस 2 की पावर जो 3 है, z बराबर जब हम 2 पर चेक कर रहे हैं तो स्टूडेंट z माइनस 2 जो पावर है यही देखते हैं, यानी कि यहाँ पर a लिखा हुआ है तो z इक्वल टू a पर बात करते हैं तो z माइनस a की पावर देखते हैं, वही ऑर्डर है, लेकिन इसमें रखते हैं तो 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर 5a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर जब z इक्वल टू 2 देखते हैं स्टूडेंट तो ये वाला टर्म 0 नहीं बनाएगा, केवल ये वाला टर्म 0 बनाएगा। तो इसमें पावर देखते हैं, वही 2 का ऑर्डर होगी। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं z इक्वल टू 2 इज ए 0 ऑफ ऑर्डर 2। तो स्टूडेंट ये 0 के बारे में जानकारी थी। ये फंक्शन का 0 किस तरीके से निकालते हैं वो ये आज डिस्कस किया। तो अगले वीडियो में स्टूडेंट सिंगुलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सिंगुलरिटी और 0 के बारे में कंपेयर करके बताएंगे किस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ये, तो सभी स्टूडेंट पढ़ते रहें, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। आज इस वीडियो में यहीं तक, दैट्स ऑल।